नमस्कार। लगभग 100 साल पहले शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर कोट कर रहा हूँ क्योंकि जो आज के संदर्भ में यूरोप का हाल है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उन्होंने दूसरों के दम पर, खास करके अमेरिका के दम पर अपने आप को बनाए रखा, लेकिन वास्तविकता में वो चीज़ वहाँ बची नहीं है। और अब वो छटपटाहट हो रही है जब वो कंधा छूट गया है, क्योंकि वहाँ पर क्लियर हो गया है कि वहाँ पर मिलिट्री एड बंद कर दी गई है। इंटेलिजेंस जो शेयरिंग थी यूएसए की तरफ से यूक्रेन रशिया वार में, वो बंद कर दी गई है। इसलिए अब इस हद तक वहाँ पर मामला पहुँच गया है कि फ्रांस को सबसे ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी का डर है। उसको भी देखेंगे फ्रांस को क्यों है सिक्योरिटी का डर। तो फ्रांस ने कहा है कि अब मैं सबको, पूरे ईस्टर्न यूरोप को एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला के अंदर लेकर आऊँगा, न्यूक्लियर डेटरेंस वहाँ पर क्रिएट करूँगा ताकि रशिया जो है वो थोड़ा सा डरे। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को देखेंगे, क्या फ्रांस जो है वो इस काबिल है। दूसरी बात, क्या जो ट्रंप ने किया है, जिस तरीके से एकदम से बैक हो गए हैं, वो पीछे हो गए हैं, हट गए हैं, तो क्या एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जहाँ पर लगभग सभी देश एनपीटी, जो नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी थी, जहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी, उसको छोड़ कर जाने लगेंगे। और यूएन क्या बिल्कुल ही कलेप्स हो गया है कि इन चीज़ों के लिए वहाँ पर कोई डिस्कशन की कोई जगह नहीं रह गई है। उसी संदर्भ में देखेंगे कि जो यूक्रेन है वो आखिर आज इतनी दयनीय स्थिति में है क्यों, जबकि 1991 में जब वो यूएसएसआर से अलग हुआ था तब वो तीसरा सबसे बड़ा देश था जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, बहुत सारी बातें कही जा रही। मैक्रोन ने कह दिया कि मैं हूँ सबका रखवाला। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक बात और शंका भी जाहिर की जा रही है, क्या ये इतने इफेक्टिव हैं, क्योंकि अब फ्रांस भी तो आखिर नाटो में था, उसके बाद वो डिपेंडेंट था यूएसए पे, वहीं पर इंग्लैंड भी है। तो यूरोप में केवल दो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जो डिक्लेयर्ड है, एक इंग्लैंड है और एक फ्रांस है। बाकी किसी के पास नहीं है, जर्मनी के पास नहीं है। और जो फ्रंट जहाँ से लड़ाई होनी है उसमें सभी वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, चाहे वो पोलैंड की बात हो, हंगरी की बात हो, वहाँ पर चाहे जर्मनी की बात हो, तो जो बाल्टिक स्टेट है वहाँ पर भी किसी के पास कुछ नहीं है। तो पूरा जो फ्रंट है वो लगभग खाली है। सीधा जाकर फ्रांस के दरवाजे पे आकर अगर युद्ध पहुँचता है तो फ्रांस को डायरेक्ट लड़ना पड़ेगा रशिया से। तो फ्रांस इस चक्कर में परेशान है किसी तरीके से मेरे पास वो पहुँच ना जाए, और यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो पहले से ही यूक्रेन को एक बफर स्टेट बना के कि भाई वहाँ पे लड़ाई होती रहे, हम मदद करते रहेंगे। शहर का नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है, वो तो अपना नुकसान करा ही रहा है जेलेंस्की। तो इसलिए यहाँ पर फ्रांस को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसी के साथ अगर देखें तो अगर एरिया भी देखें तो यहाँ पर लगभग ये सारा प्लेन एरिया है। कोई यहाँ पर ऐसा एक नेचुरल बाउंड्री नहीं है जैसे भारत के पास है कि एक तरफ हिमालय है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि चाइना चला दौड़ता चला आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन है सारा। एक बार चलना शुरू किए तो फिर कहीं भी पहुँच सकते हैं। ट्रेंचेस के द्वारा वहाँ पर लड़ाई की गई थी। नेचुरल बैरियर वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल थोड़ी बहुत नदियों का बैरियर है। तो इसलिए फ्रांस को बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि वो रशिया यहाँ तक तो पहुँच चुका है और आगे बढ़ सकता है। और ये सारे लगभग, ये तो बहुत कमज़ोर देश हैं। थोड़ा बहुत दम है तो जर्मनी के पास है, थोड़ा बहुत, बाकी तो फ्रांस है। और यूनाइटेड किंगडम फिर से वो आइसोलेटेड है। यूनाइटेड किंगडम भी आराम से कह सकता है कि मैं तो अपना ठीक हूँ। और यूनाइटेड किंगडम की जो टर्म है यूएसए के साथ, वो फ्रांस से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वहाँ पर चलता है नाटो में, उसमें यूके मेंबर है। तो जो यूनाइटेड किंगडम के न्यूक्लियर आर्सेनल है वो तो डिज़ाइन हुए हैं यूएस के साथ मिलकर, लेकिन फ्रांस ने बेचारे ने अपने दम पर किए हैं। तो फ्रांस हर तरफ से डरा हुआ। वहीं जर्मनी है, जर्मनी कहना है कि ठीक है भाई तुम हमारी मदद करो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी के पास है नहीं हथियार। जर्मनी बना सकता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसके साथ जो सलूक किया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वो बना नहीं पाया। तो हिस्टोरिकल कारण से अब सारा ईस्टर्न यूरोप जो है वो एकदम खुला मैदान हो गया है। ये वो सिचुएशन हो गई है कि जैसे मध्यकाल में भारत में था, जिसका मन करता है चलाए, नादिर शाह का मन करे तो वो चलाए, अहमद शाह अब्दाली का मन करे तो वो चलाया, तैमूर चलाया, गौरी चलाया। तो वो सिचुएशन यहाँ बन गई है कि रशिया का जिस दिन मन करेगा वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सपोर्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ को देखेंगे। जर्मन चांसलर है जो उन्होंने भी कहा है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या ये सही में पॉसिबल है फ्रांस के लिए? क्या इतना वो ताकतवर है? अगर न्यूक्लियर आर्सेनल की सारी बात करें तो देखिए, जो फ्रांस है उसने 1960 में अपने न्यूक्लियर वेपन को बना लिया। प्रोग्राम उसने 1954 के आसपास शुरू किया, 1960 तक बना लिया। तब भी फ्रांस को डर किसका था? सोवियत इन्वेजन का। तब भी उसको सोवियत इन्वेजन का डर था। फ्रांस की भी पुरानी दुश्मनी है रशिया से।
रशियन अम्पायर, फ्रेंच अम्पायर, इनकी पहले भी नेपोलियन के समय में लड़ाई हुई है। नेपोलियन का पतन का कारण ही था कि वो तब के रशिया में चला गया लड़ाई करने। तो रशिया में जाते ही वहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि वो सारी सेना जो है वहीं पर ख़त्म हो गई और नेपोलियन की एक तरीके से हार हो गई। कुछ दिन तक चलता रहा उसके बाद, लेकिन दम नहीं बचता। तो फ्रांस डरा हुआ था पहले से, न्यूक्लियर आर्सेनल उसने बनाया है, लेकिन विदाउट यूएस सपोर्ट फ्रांस की आज वो हैसियत नहीं है कि वो रशिया से डायरेक्टली लड़ सके न्यूक्लियर मामले में, और इतनी भी ताकत नहीं है कि पूरे ईस्टर्न यूरोप को वो एक तरीके से बचा सके, सुरक्षित कर सके। कारण क्यों? क्योंकि उसके पास है केवल 290 न्यूक्लियर वारहेड, वो भी उसने खुद बनाए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज हो सकता है ठीक ठाक हो, 290 न्यूक्लियर वारहेड, लेकिन जो रशिया है उसके पास लगभग 4500 का पूरा असला है न्यूक्लियर वारहेड के साथ साथ, मिसाइलों के साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए 290 न्यूक्लियर वारहेड है फ्रांस के पास, और रशिया के पास है 1600 तो डिप्लॉयड है, और उसके अलावा 2800 स्टॉक पाइल्स में है, मतलब कि उसके पास स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन में कि जब मन करेगा निकाल देंगे। तो कोई मुकाबला है नहीं यूएस के बिना, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोशिश जायज़ है, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी के कंधे पर चल रहे थे, अब खुद खड़े हुए हैं तो समय लगेगा। इस मामले में भारत बहुत सही रहा। भारत ने पहले ही कह दिया कि भाई हम अपना बनाएंगे, अपना चलेंगे, किसी टीटी में नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान, उसको अकल वैसे नहीं है, लेकिन उसको लगा कि भारत नहीं जा रहा तो फिर मैं क्यों जाऊँ, फिर वो भी नहीं गया। तो पाकिस्तान जा सकता है किसी दिन, क्योंकि उसकी जैसी हालात चल रही, लेकिन भारत तो नहीं जाएगा। भारत अपने दम पर इंडिपेंडेंटली खड़ा है, इतने हथियार उसने बनाए हैं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो और यहाँ पर देखिए, अगर तो जो फ्रांस की मिसाइल है, एक कंपैरिजन ये भी है कि फ्रांस अगर हमला कर भी दे रशिया पे तो क्या होगा। फ्रांस अगर हमला करता है, जो अपनी उसकी सी टू लैंड बैलिस्टिक मिसाइल है M51, तो उसके द्वारा वो नुकसान पहुँचा सकता है, मॉस्को को भी तबाह कर सकता है, लेकिन सिर्फ 200 सेकेंड लगेंगे रशिया को पेरिस को समाप्त करने में, फ्रांस को समाप्त करने में। रशिया के पास एडवांटेज क्या है कि शहरों को तबाह किया जा सकता है, लेकिन जो उसके पास बहुत सारा एरिया है उसमें वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन फ्रांस, यूरोप, ये छोटे छोटे देश हैं, इनके पास कोई सर्वाइवल का फिर मौका नहीं है अगर न्यूक्लियर वार होता है। तो इसलिए सिचुएशन ज़्यादा गंभीर रशिया के लिए नहीं है, ईस्टर्न यूरोप के लिए है, फ्रांस के लिए है, वेस्टर्न यूरोप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर और भी है, यूनाइटेड स्टेट के पास देखिए काफ़ी है, यूरोप में 100 तो यूएस के ही है, उसी के दम पर खड़े। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, फ्रांस के पास 290 है। तो ये लेटेस्ट डाटा है जिसके हिसाब से सारी बात की जा रही है। अब बात आती है, क्या ये वही दौर चल रहा है जब हर देश अपनी मर्जी से चलना चाहता है? जो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ था, चाहे वो यूएस लेड था, कुछ उसका कंट्रोल था थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर, वो लगभग लगता है कलैप्स हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपनी कोई दिमाग में अलग सी कहानी चल रही है, या तो बहुत बड़ी गेम चल रही है, या बिल्कुल फिर दिमाग खराब हो गया है। तो लगता है कि यहाँ पर अब हथियारों की एक होड़ बनेगी और बहुत सारे देश अब एनपीटी छोड़कर जा सकते हैं। तो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये साइन होती है, 191 देश इसे करते हैं। भारत नहीं करता, पाकिस्तान नहीं करता और इजराइल नहीं करता। ये हमने भारत पाकिस्तान की पहले ही बात कर ली। नॉर्थ कोरिया वो छोड़ के चला गया, उसने कहा मुझे बनाना है। तो अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो उस पर केवल सैंक्शन लग सकती है और कुछ नहीं हो सकता। और अगर अब जर्मनी चाहे कि मुझे बनाना है तो वो जा सकता है। तो सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, एक नई होड़ बन जाएगी हथियारों के लिए, और वो फिर सिचुएशन किसी भी दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो यूएस की अगर बात करें तो यूएस पहले पूरी स्कीम लगाता रहा कोई हथियार ना बना सके। तो एनपीटी भी उसी के दिमाग की उपज थी कि कोई भी हथियार ना बना सके, सिर्फ जिसने बना लिया है वही बनाए रखे। तो कौन कौन है वो? यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड है। तो बहुत सारे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के उसके लिए उसने बहुत सारी कन्वेंशन बनाई हैं। बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन के लिए पहल की कि सब लोग अपने हथियार ख़त्म कर दो। लेकिन अब जब सबने ख़त्म कर दिए हैं तब वो पीछे हट रहा है। और अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ, जेलेंस्की की तरफ, कि कैसे बेचारे के साथ धोखा हुआ। इसके साथ तो नहीं हुआ, खैर इसके पूर्वजों के साथ हुआ जब 1991 में आज़ाद होते हैं। तो जब ये यूएसएसआर से अलग होते हैं तो यूक्रेन के पास थर्ड लार्जेस्ट आर्सेनल था पूरे वर्ल्ड में, यानी कि रशिया और अमेरिका के बाद किसी के पास न्यूक्लियर वेपन था तो यूक्रेन के पास था। इसके पास लगभग 1900 स्ट्रेटजिक वारहेड्स थे। 290 तो आज फ्रांस के पास है, ये इतना ताकतवर देश था। 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, 44 स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स थे। तो बहुत बड़ा असला था। और इसके साथ साथ कजाकिस्तान के पास भी था और बेलारूस के पास भी था, तीनों के पास था। लेकिन फिर से अब अमेरिका रशिया को लगा कि एक बीच में ये क्या करेगा, खतरा है। इसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया कि तुम ऐसा करो, अब
इस न्यूक्लियर वेपन को दे दो। यहाँ पर अगर मैप में देखें, ये जो डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं, वो सारी वो जगह है जहाँ पर ये सारे न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे। खूब सारा स्टॉक था, पूरे यूक्रेन में फैला हुआ था। देखिए यहीं पर नहीं था, इस वाले एरिया में जिस पर रशिया ने लगभग कब्जा कर लिया है, तो बहुत फैला हुआ था। तो जब उसको कहा गया कि आप वापस कर दो, तो वहाँ पर यूक्रेन में हुआ कि भाई नहीं करेंगे, ऐसे कैसे कर दें, हमारी क्या मतलब कि जिम्मेवारी कौन लेगा। फिर यूएस आया, उसने कहा कि नहीं बिल्कुल लेंगे, पूरी जिम्मेवारी लेंगे। तो पहले लिस्बन प्रोटोकॉल हुआ जिसमें मनाया गया कि भाई दे देना, रशिया को वापस कर दो, कजाकिस्तान भी कर दे, बेलारूस भी कर दे, यूक्रेन भी कर दे। लेकिन जो यूक्रेन की पार्लियामेंट थी वो कहती रही कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो काम चलता रहता है, कई सारे अकॉर्ड होते हैं, सफल नहीं होते। बाद में अंतिम में जाके 1994 में ट्राइलेटरल स्टेटमेंट आती है, यूएस से रशिया और यूक्रेन तीनों एग्री होते हैं। तीनों एग्री होते हैं कि हाँ यूक्रेन दे देगा। मतलब कि यूएसए ने मिल के यूक्रेन के हथियार जमा करवा दिए रशिया के पास, और आज उसी जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में कह रहा है कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड तो उसके पास थे, कार्ड तो उसके छीन लिए गए, कार्डों से तो भरा हुआ था, वो यूएसए को टक्कर दे सकता था, तो कार्ड उसके छीन लिए गए। उसे कहा गया कि तुम ऐसा करो, सारे दे दो हमें, हम तुम्हें देंगे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पैसा, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तबाह हो गया है युद्ध में, और अब बचा नहीं है कुछ भी जेलेंस्की के पास। अब बेचारा इधर उधर, एक तरीके से सही शब्दों में कहें तो मदद की भीख ही मांग रहा है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं कर सकता यूक्रेन अब ऐसी सिचुएशन में। फिर उसके बाद होती है, फिर यूक्रेन को लगा कि हमने तो कर दिया, फिर अब क्या करें, कोई और सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दो। तो सिक्योरिटी गारंटी के लिए 1994 में बुदापेस्ट में फिर से कन्वेंशन होती है। अब एक और खिलाड़ी बीच में आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम। वो कहता है अब मैं, यूएसए, रशिया तीनों मिलकर अब तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तुम पर कभी भी हमला नहीं होगा, तुम्हारी सारी सोवरेनिटी की जिम्मेवारी हमारी है, आज के बाद कुछ नहीं ऐसा होगा। और जो पुतिन जैसे लोग तब भी थे केजीबी में, वो अंदर अंदर हंस रहे थे कि आज तो कर लो, 10-15 साल के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो यूक्रेन ने ऑफिशियली क्या किया, सारे दे दिए, और एक्सीड कर गया कहाँ पर, नॉन न्यूक्लियर एज ए वेपन स्टेट, एनपीटी उसने साइन कर ली दिसंबर 5, 1994 को। और आखिरी हथियार न्यूक्लियर वेपन 2001 में गया है यूक्रेन से। तो बहुत सालों तक अगर कहें तो रशिया ने उसके साथ कोई लड़ाई करने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे जब समय बीतता गया है, फिर यूक्रेन के लिए पुतिन ने कहा कि अब समय आ गया है, अब हम घुस जाते हैं। जाकर फिर क्राइमियन पेनिनसुला ले लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी। तो बात ये है, दोनों बातें यहाँ पर, कि एक तो इंडिपेंडेंट डिफेंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे भारत अपनी मजबूत करता जा रहा है, जो भारत की आज़ादी के बाद लगभग कोशिश रही करने की, और अब उससे और ज़्यादा मजबूती मिली है। और दूसरी बात कि जो न्यूक्लियर वार होगा क्या, उसमें जो फ्रांस है वो तगड़ा है कि नहीं है, वो हमने देख लिया कमज़ोर है। फिर एक और थ्योरी चलती है, वो थ्योरी थोड़ी हाइपोथेटिकल है। उसमें कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन होना केवल इस बात का सबूत नहीं देता कि यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि अगर किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन के साथ भी लड़ाई हो रही, जैसे अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की, तो रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया है, वो किसी से डर नहीं रहा। तो स्ट्रेटजिकली कहना है कि वो ऐसा करेगा नहीं, करेगा अगर तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सारा एरिया न्यूक्लियर वेपन से तबाही हो गया, जहाँ पर कई दशकों तक कोई जा नहीं सकता, तो वो उसका करेगा क्या उस एरिया का। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं। तो ऐसा रिस्क बहुत कम होता है कि न्यूक्लियर वेपन देश नॉन न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी हमला कर दे, क्योंकि स्ट्रेटजिकली कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उसे मिलने वाला नहीं। अगर वो छोटा हमला करेगा तो उससे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे, बड़ा हमला करेगा तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो जाएंगे, देश तो हार जाएगा, लेकिन वो जो रिसोर्सेज है वहाँ के, अगर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर उसकी पॉपुलेशन को आज़ाद कराना है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रशियन है एथनिक, उनको आज़ाद कराना है, तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा, लोग तो रशियन ही मारे जाएंगे। तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ होना बहुत ही एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन डेटरेंस ज़रूरी है, जिस बात पर भारत आगे चलता है। तो ऐसा मौका बहुत कम हुआ है इतिहास में जब दो न्यूक्लियर वेपन वाले लड़े हों, केवल भारत और पाकिस्तान लड़े हैं। 1999 में कारगिल वॉर में, 1998 में दोनों न्यूक्लियर वेपन बन गए थे, उसके बाद आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तब दोनों देशों ने बहुत रिस्ट्रेंट यूज़ किया था और बिल्कुल लड़ाई को बहुत सीमित क्षेत्र तक चला था, और अंत में भारत को वहाँ पर विजय मिली थी। तो आज के वीडियो से बस एक बात निकल कर आ रही है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, वो किसी भी चीज़ में
बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बहुत मुश्किल समय कभी भी आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार हैं इस संबंध में, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।